माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज यहां पर चल रहा है बच्चों, और इस एनसीईआरटी सीरीज में बच्चों हम अगला टॉपिक यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, और वो अगला टॉपिक चैप्टर वाइज चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी का जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेलो अल्केन हेलो एरीन। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, सर वन शॉट में वन चैप्टर। भाई साहब, मैं वन शॉट में वन चैप्टर खत्म कर ही नहीं सकता। मैं आपका चैप्टर फिनिश नहीं करा रहा हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इतना पढ़ लो बेटा। और ये क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्लान वो चल रहा है। मैं एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, इस चैप्टर में मेडिकल एग्जाम में पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन आने की, वो बात यहां पर हम कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, यहां तक के एपिसोड में हमने खत्म किया था कि SN1 SN2 का रेट कैसे कंपेयर करते हैं, और चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर से एग्जाम में आए हुए हैं। मान लीजिए बच्चों, आपको एग्जामिनर ने ये वाला फोटो दे दिया NO2 लगा के, और आपको इस पर OH- को प्लेस करना है। तो सबसे पहले तो OH- को आप यहां पर जो है Cl को रिप्लेस कर OH तो लगा दोगे, मगर रिएक्शन आपसे पूछा जाए SN1 होगा या SN2 होगा या इनडायरेक्ट NSR होगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो बच्चों ये इनडायरेक्ट NSR होगा, और इनडायरेक्ट NSR जो यहां पर रहेगा वो डायरेक्ट के कंपैरिजन में स्लो होता है। ना तो ये कभी SN1 देता है, ना कभी SN2 देता है। तो फिर क्वेश्चन आता है, रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। तो भाई साहब, यहां पर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है देखिएगा। ये पाई बॉन्डेड सिस्टम है बेटा। इस पर अगर इसका मैक मतलब मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करें, मैकेनिज्म क्यों चर्चा कर रहा हूं वो भी बात आप समझ लीजिएगा। यहां पर हमने जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया, और इस स्ट्रक्चर में हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो जैसे ये पाई बॉन्ड घूमा बेटा इधर, तो घूमने पर यहां पर एनाइन और यहां पर कैटाइन, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इस पाई बॉन्ड को इधर मूव कराएंगे, तो -M वाले ग्रुप के नजदीक तो एनाइन बना और यहां पर कैटाइन बना। और इस कैटाइन पर बच्चों अगर आप देखेंगे, OH- आकर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है, और अटैक करने के बाद बच्चों यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। जैसे ही अटैक करा, अटैक करने के बाद एक इंटरमीडिएट यहां पर बना एनाइन, और इस एनाइन को स्टेबल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल कर रहे हैं। NO2 का -M इफेक्ट लगता है, -M इफेक्ट इलेक्ट्रॉन लेकर इस एनाइन को क्या कर देगा? स्टेबल कर देगा, और स्टेबल कर देगा तो यहां वाला एनाइन स्टेबल हो गया। यहां बेटा 3 ग्रुप -M ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ग्रुप -M ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 ग्रुप एनाइन को स्टेबल करेंगे। और फाइनली अगर ये लोन पर वापस गिरे तो ये Cl यहां से बाहर निकल जाता है, और जब बाहर निकलता है तो Cl बेटा यहां से फास्ट स्टेप में बाहर निकल रहा है, स्लोएस्ट स्टेप में बाहर नहीं निकल रहा है। और नहीं निकल रहा है तो ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप हुआ, और ये वाला रिएक्शन का बच्चों स्लोएस्ट स्टेप हुआ। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उस स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS। तो बच्चों अगर कोई पूछे कि डायरेक्ट NSR फास्ट होता है या इनडायरेक्ट, तो बोल देना भाई साहब डायरेक्ट फास्ट होता है। इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन बनता है, और इस एनाइन को स्टेबल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करते हैं। अगर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे तो एनाइन स्टेबल होगा, और जितना स्टेबल एनाइन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर दिए होंगे, इसको बहुत क्लियर लिख देता हूं, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कार्बन हैलोजन में यहां पर दिए होंगे
तो उस कंडीशन में बच्चों यहां पर जो रिएक्शन होगा वो डायरेक्ट एनएसआर ना होकर के इनडायरेक्ट एनएसआर होगा, और इनडायरेक्ट एनएसआर में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट बच्चों एनाइन बनता है, कार्बेनाइन बनता है, और इस कार्बेनाइन को स्टेबल बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते हैं, तो मतलब विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे। अगर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाएंगे तो इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरह से बच्चों आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बच्चों ये कहानी मैंने ये लिखी कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते हैं तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और अगर डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते हैं तो रिएक्शन का रेट कम हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। तो कभी भी बच्चों अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया, पहले भी डिस्कस करा मैंने, और इस तरह से पूछ लिया कि बताओ भैया एनएसआर किसका फास्ट होगा, तो एनएसआर ध्यान रखना, यहां इनडायरेक्ट एनएसआर या डायरेक्ट एनएसआर, डायरेक्ट ही हमेशा फास्ट होगा, क्योंकि डायरेक्ट एनएसआर में यहां पर कार्बन हेलोजन में जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। क्योंकि बेटा नीट एग्जाम ने, एआईपीएमटी एग्जाम ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अब हम कंपैरिजन करने जाएंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो बच्चों देखिएगा यहां पर ये पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया कि भाई साहब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकाला और यहां पर प्रोडक्ट ऐसा बन गया। रिएक्शन उसने बोला SN2 रिएक्शन है, बताइए चारों में से सबसे फास्ट रिएक्शन SN2 कौन देगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो SN2 का रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक रिपल्शन के, मतलब स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो रेट कम होता चला जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पर 2 बल की ग्रुप, रेट कम होगा। यहां ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कार्बन पर 3 बल की ग्रुप, मैं तो कहूंगा ये वाला जो है कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि बीटा कार्बन जो है बहुत ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है। और यहां पर बेटा अगर आप देखें ये अल्फा, तो यहां पर एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां पर अगर आप देखें और बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल, तो इस वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि भैया सी वाले पे स्टेरिक रिपल्शन कम है, इसलिए इसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों रिएक्शन में साफ साफ पूछा था कि SN2 का रेट सबसे फास्ट कहां पर होगा, तो सबसे फास्ट बच्चों यहां पर सी वाला आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों AIPMT 2008 में पूछा गया, NCERT से एज इट इज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन वाले इंटेक्स वाले एग्जाम्पल बताए थे। आप देखिएगा यहां पर मैं आपको बता रहा था कि बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है तो किस तरह से जो है क्वेश्चन। अब आप देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए, ये देखिएगा बेटा, यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा वो कार्बन अल्फा और उसके पास वाला बीटा, बीटा पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ रहा है। तो बच्चों स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर रेट कम हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए एज इट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट वहां पर पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी सीरीज आपको यह बताएगा कि आपको ये इंटेक्स तो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिएगा बच्चों यहां पर इस तरह का क्वेश्चन, ये हमारा पहला क्वेश्चन जो AIPMT 2008 में पूछा गया। अब दूसरा क्वेश्चन था AIPMT 2010 में पूछा गया। भाई साहब उसने ना बोला कि भाई ना NSR बताओ, ना SN1 बताओ, ना डायरेक्ट बताओ, ना इनडायरेक्ट बताओ। 2 तो इनडायरेक्ट वाले दे दिए और 2 डायरेक्ट वाले दे दिए। अब भाई साहब आपको डिसाइड करना था कैसे। तो क्रिस्टल क्लियर बात है बेटा, NSR में ये तो क्रिस्टल क्लियर है 3 और 4 का रेट 1 और 2 से ज्यादा होगा। 3 और 4 का रेट जो है 1 और 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। अब बच्चों 3rd और 4th में कंपेयर करें, टर्शरी हैलाइड बेटा अगर हम देखें SN1 रिएक्शन देता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा रेट उतना ज्यादा होगा। तो 3rd वाला मोर रिएक्टिव देन 4th वाला। अब 1 और 2 में अगर आप देखें यहां पर कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर
कैरेक्टर है, डायरेक्ट देगा या इनडायरेक्ट देगा? भाई साहब इनडायरेक्ट देगा, और इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन बनता है और उस एनाइन को विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करते हैं। इस वजह से सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। तो दिस इज द रेट ऑफ एनएसआर। तो बच्चों एनसीईआरटी का पहला चैप्टर एनएसआर से क्या क्या उठाकर पूछा गया है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं अपने नोट्स जो आपके पास हैं उससे रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद बच्चों इस एनसीईआरटी सीरीज के छोटे छोटे एपिसोड आपको दे रहा हूं, और उन एपिसोड से आप ये पता लगा सकते हैं कि एनसीईआरटी से पूछा क्या जा रहा है, ताकि अगर आपका वो टॉपिक डाउट है तो क्रिस्टल क्लियर तरीके से नोट्स से क्लियर कीजिए, नहीं तो यहां पर जो पढ़ा रहा हूं अगर उससे समझ में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बच्चों आप लोगों का चल रहा है। एक साथ अगर आपको दे दूंगा तो बेटा दिमाग का कचरा हो जाएगा। हमें आपका जो बिजी शेड्यूल चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसमें से 30-35 मिनट निकालिए और इसे देखिए, और उसके बाद जो है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो पाए। बच्चों AIPMT 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछा गया भाई मैकेनिज्म का क्वेश्चन मार्क है कि SN2 है SN1 है। बच्चों रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया। तो बच्चों अब यहां पर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको देखने से कि रिएक्शन SN1 होगा SN2 होगा। अगर SN1 होता तो कैटाइन बनता, रीअरेंजमेंट होता, अगर रीअरेंजमेंट होकर रिप्लेसमेंट हो रहा होता तो SN1 होता, अगर SN1 होता तो कार्बोकेटाइन बनता, रीअरेंजमेंट होता, और अगर रीअरेंजमेंट होकर यहां पर प्रोडक्ट बन रहा होता तो बच्चों SN1 होता। इस तरह से आप यहां पर कंपैरिजन कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आप देखिएगा यहां से Br हटा, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ दिया, भाई साहब क्रिस्टल क्लियर है। अगर 1 होता तो कैटाइन रीअरेंज कर जाता, मगर नहीं करा। ये कौन सा रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। यह आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। भाई पहचाना कैसे? अरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है, रिएक्शन हो चुकी है बेटा, या तो SN1 हुई है या SN2 हुई है। SN1 क्यों नहीं है? क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, यहां भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो ये भी कौन सा रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में बेटा मैकेनिज्म कौन सा है? SN2 रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा जब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाकर दे दिया गया उस समय अगर डिसाइड करना होगा तो भैया डायरेक्ट SN2 बोल देना, अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो, ठीक है, और अगर हो सकता है फिर भी नहीं हुआ तो SN2 रिएक्शन है। इस तरह से बच्चों ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देखिएगा अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन रेट ऑफ एनएसआर AIPMT 2011 में यहां पर पूछा गया कि भैया एनएसआर का रेट कंपैरिजन कर दो, किसका एनएसआर का रेट ज्यादा होगा। तो कंपैरिजन कर रहे थे, यहां भी कार्बन हेलोजन में बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो भाई साहब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इनडायरेक्ट एनएसआर होगा, इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट एनाइन बनता है, और विड्रॉइंग ग्रुप बच्चों यहां पर एनाइन को स्टेबल करता है, इसलिए सेकंड वाला मोस्ट रिएक्टिव था। तो जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया था, मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया तो आंसर सेकंड आया। क्वेश्चन आता है सर पता कैसे लगेगा? SN1 देखना, SN2 देखना, इनडायरेक्ट देखना। भाई साहब SN1 तो दे ही नहीं सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए इनडायरेक्ट देखना, और इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन बनता है। इस तरह से बच्चों आप आसानी से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा 2014 जब AIPMT का दौर चल रहा था, AIPMT अपने रौंद रूप पे चल रहा था, मतलब मरते थे स्टूडेंट यहां पर इस एग्जाम के थ्रू जो है कि उनका एडमिशन किसी नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम में हो जाए, और कट ऑफ भी 490-500 के बीच में जो है किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता था। मतलब 500 वाला जिसके 500 मार्क्स आए हैं वो अपने आप को जो है कंफर्म सिलेक्शन मानता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों उस समय क्वेश्चन आया विल अंडरगो रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन बच्चा मतलब SN1 रिएक्शन की बात कर रहा है, तो भाई साहब ये भी देगा, ये भी SN1 देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। तीनों जगह SN1 हो सकता है, कहीं स्लो होगा कहीं फास्ट होगा, मगर अब डाउट है रेसिमाइजेशन कहां पर होगा। भाई साहब जहां पर कायरल सेंटर बन रहा होगा वहां पर रेसिमाइजेशन होगा, और कायरल सेंटर बेटा यहां पर बन रहा होगा क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो
तो इसी जगह क्या होगा, रेसिमाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से रेसिमिक मिक्सचर का जो आंसर था, रेसिमाइजेशन का जो आंसर था बेटा, वो आंसर किससे आया, क्योंकि SN1 में अगर एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाता है तो कायरल सेंटर बच्चों यहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनाता है, मगर 100% SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन अगेन, अब भाई साहब दौर खत्म हो गया AIPMT का। अब था कि पूरे इंडिया में एक नेशनल लेवल एग्जाम करा दिया जाए। क्या अलग अलग जो है, महाराष्ट्र का अलग, यूपी का अलग, राजस्थान का अलग, भाई एक देश तो एक एग्जाम्पल की मांग उठी और उस समय इंट्रोड्यूस हुआ। वैसे तो इंट्रोड्यूस पहले भी हो गया था नीट एग्जाम, मगर जब इंट्रोड्यूस हुआ नीट 2016, मतलब ये जोर पकड़ चुका था, मतलब ये अपने जो है रौंद रूप में आ गया था कि भाई साहब अब तो नीट होगा ही, नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम होगा ही। तो नीट 2016 में फिर से इस चैप्टर ने अपनी बाजी मारी और एग्जाम में क्वेश्चन उठाया कि भाई इस BR को रिप्लेसमेंट हमने इस साइनाइड से कर दिया है और साइनाइड से कर यहां पर प्रोडक्ट बना दिया है। आप बता दो रिएक्शन कौन से मीडियम में फास्ट होगी। CN माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन है। सर SN1 क्यों नहीं? भैया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया है, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, SN2 है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है, SN2 है, और इस जगह जो सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट होता है वो रिक्वायर होता है बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पर बेटा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो DMF है, और DMF मतलब NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो इसी में जो है SN2 का रेट बढ़ जाएगा। तो बच्चों रिएक्शन, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आप समझिएगा। अगर ये चैप्टर नहीं आता है तो अल्कोहल और ईथर भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड वहां पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने जो है इससे रिलेटेड बात करी, इससे रिलेटेड बात करके हम आगे बढ़े किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इस पहले वाले चैप्टर से हेलो अल्केन से पूछे गए, वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अब बच्चों आपके एग्जाम में एक बार जो है DDT का स्ट्रक्चर भी पूछा गया है कि DDT क्या होता है। तो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, दिस इज कॉल्ड DDT। बच्चों एग्जामिनर ने क्या पूछा कि भाई साहब जब इस क्लोरल की रिएक्शन आप क्लोरोबेंजीन के साथ करा दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। दोनों में से पानी निकलेगा बेटा, और जैसे ही पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद यहां पर जो है एक लिंकेज आ जाएगा, और जब ये लिंकेज आ जाएगा, जब ये लिंकेज आ जाएगा तो ये लिंकेज में डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल याद रखने वाला था, आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब नेशनल लेवल एग्जाम में पूछा गया है तो हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो मैंने NSR रिएक्शन से रिलेटेड आपको बात करी। अब बच्चों यहां पर इसी चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन जो है ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ये देखिए भाई साहब, NaI एसीटोन फिंकलस्टीन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म, यहां पर इथेनॉल के साथ हीट कर दिया, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन, वाटर के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CN बेटा भी NaCN के साथ प्रोडक्ट बना है। मतलब ये जो है आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होने चाहिए। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, OH हटाकर Cl लगाना होता है, HBr पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन, FrAr रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR रिएक्शन। तो बच्चों इसके बाद ये क्वेश्चंस आप जरूर करके जाएं, सॉल्व करके जाएं, डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी मैंने आपको NaCN से रिलेटेड बात बताई। अब बच्चों इसी में जो है पूरे चैप्टर में NSR की बात करी, एक जगह भाई साहब ESR भी हो जाता है, और ESR कैसे होता है वो अभी हम बात करते हैं।
देखो बेटा, यहां पर अगर हम बात करें, क्लोरोबेंजीन आपको दिया है। क्लोरोबेंजीन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो भैया जब भी अगर इसमें कहीं इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ना है, क्योंकि इसका प्लस एम इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। और अगर रेट कंपैरिजन करना है तो सीएल का माइनस आई इफेक्ट की कंपेयर किया जाएगा। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन का ईएसआर ज्यादा होता है या बेंजीन, तो हम कहेंगे बेंजीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई इफेक्ट। बट अगर बेटा हमें इस क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, मतलब आप इसका रिएक्शन Cl2AlCl3 ESR करा दें, अल्काइल हैलाइड जो है AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करा दें, एसिड हैलाइड AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करा दें। एसिड हैलाइड की जगह बच्चों एनहाइड्राइड भी जो है असाइलेशन में यूज होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्लोरोबेंजीन का एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा एक बार तो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो पे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रेट कंपैरिजन करना है, अगर इसमें प्रोडक्ट बनाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल आप जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। मतलब आपको एनसीईआरटी की एक लाइन परेशान कर सकती है कि ओरिएंटेशन जो है वो प्लस एम से डिसाइड होता है। ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल सीएल प्लस इस रिंग में कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पर। मतलब इसका ओरिएंटेशन जो है इसके प्लस एम इफेक्ट से डिसाइड हुआ है। और अगर रेट की बात करें तो रेट बेटा यहां पर अगर हम देखें तो रेट यहां पर जो डिसाइड होगा, जैसे रेट के बारे में अगर बात करें तो रेट ऑफ ईएसआर वो डिसाइड होगा बेटा माइनस आई इफेक्ट से। सीएल का माइनस आई इफेक्ट लगता है, इस वजह से इसका ईएसआर का रेट कम हो जाता है, तो बेंजीन का ईएसआर ज्यादा है। तो बच्चों हमने यहां पर SN1 SN2 रिएक्शंस को खत्म कर लिया था। क्लोरोबेंजीन है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग ESR रिएक्शन शो करती है और ESR शो करती है, तो किस किस तरह का ESR यहां पर हो सकता है वो बात हमने यहां पर कर ली है और इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बना लिया गया है। तो बच्चों यहां पर प्रोडक्ट इस तरह से बन गया। यही बात यहां पर है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो बेटा क्लोरोबेंजीन में आप कहां कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा पर जोड़ेंगे, और ऑर्थो पैरा पर जोड़कर ही यहां पर बच्चों प्रोडक्ट आपको दिया गया है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल मैंने ऑर्थो पैरा पर जोड़ा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर जोड़ा। अगर यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए तो अगले क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रोफाइल बेटा, अगले क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जोड़ा है। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अगर क्लोरोबेंजीन में जोड़ना है तो ऑर्थो पैरा पर जोड़ेंगे। अब बात आ जाती है इसकी, तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, कई बार मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का जो है यहां पर डाउट आता है कि सर ओरिएंटेशन जो है वो तो रेजोनेंस इफेक्ट से डिसाइड किया गया और रेट जो है विथड्रॉइंग ग्रुप से डिसाइड किया गया। मतलब यहां पर ध्यान रखना कि रेट कंपैरिजन में माइनस आई इफेक्ट देखना है, और अगर प्रोडक्ट बनाना है तो क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पैरा पर प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके बच्चों यहां पर अगला रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है बेटा? जब आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहां पर बच्चा ये R दूसरे R से कंबाइन कर RR बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। मगर आप अगर अराइल हैलाइड के 2 मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन का नाम फिटिग होगा। अगर अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन का नाम बच्चों वुड्स होगा। मगर 1 मोल अल्काइल हैलाइड और 1 मोल अराइल हैलाइड यूज करेंगे तो रिएक्शन का नाम बच्चों वुड्स फिटिग रिएक्शन होगा। और इस तरह से बच्चों आप इस चैप्टर को जो है कंक्लूड कर सकते हैं और कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर बच्चों अगर मैं इस चैप्टर की एक समरी आपको दे दूं कि चैप्टर ने क्या क्या पूछा, तो चैप्टर ने जो पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा समराइज मैं आपको करना चाहूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ये आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। वैसे जिसने भी आपको पढ़ाया होगा उन्होंने ये प्रैक्टिस जरूर कराया होगा। एक कन्वर्जन वाले क्वेश्चन, कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, टॉल्यूइन को बेंजाइल अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो कन्वर्जन है। यहां पर अगर आपको नहीं आते हैं कन्वर्जन, तो मैं क्या करूंगा, इसका सॉल्यूशन बनाकर जो है आपने एक लिंक दे दूंगा इस अगले आने वाले लेक्चर में, ताकि वहां पर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, हमने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कवर करा जिसका नाम था हेलो अल्केन। तो बच्चों, हेलो अल्केन मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं है, मगर मैंने 3 एपिसोड में इसको कंक्लूड कर दिया, और इन 3 एपिसोड में आपको बताया कि क्वेश्चन क्या क्या आया। इस हेलो अल्केन में बेटा आपको ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। SN1 SN2 का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। जिन हैलाइड में कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं वो SN1 रिएक्शन SN2 शो करते हैं। जिन अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं वो भी SN1 SN2 शो कर सकते हैं, और जिन ईथर में कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं वो भी SN1 SN2 रिएक्शन शो करते हैं। अब बात करते हैं बेटा हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन में अगर डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से हेलोजन जुड़ा है तो इसे हेलो एरीन बोलेंगे, और इस हेलो एरीन में अगर हम बात करें तो ये इनडायरेक्ट NSR देता है, और इनडायरेक्ट NSR में जो इंटरमीडिएट बनता है वो एनाइन बनता है, और उस एनाइन को स्टेबल बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते हैं। तो विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने पर रिएक्शन का रेट जो है बढ़ जाएगा। मगर ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट NSR हमेशा फास्ट होगा एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट NSR। SN1 SN2 मैंने कंपैरिजन करा दिया। तो रेट पूछा जाएगा, आपको बताया रेट के क्वेश्चन आए हैं। प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा SN1 SN2 है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा सॉल्वेंट है। तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, और अगर हो सकता था फिर भी नहीं हो रहा है, SN2 मानना। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है, SN2 मानना। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी दे दिया मगर रीअरेंजमेंट करा दिया है, तो भाई साहब प्रोडक्ट बना दिया है उसने, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना SN1 है या SN2 है। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमने यहां पे अलविदा ले रहे हैं। यहां पर अल्कोहल और ईथर में ये वापस लौट कर आएगा, और अल्कोहल ईथर के जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम अगले एपिसोड में यहां पर कंक्लूड करेंगे। तो और भी बहुत सारे रिएक्शन जो यहां पर पूछे गए हैं उनके बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी चर्चाएं बच्चों होती रहेगी, आप करते रहिएगा। तो इस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का कंक्लूजन, मैं फिर कह रहा हूं मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है, ये कंक्लूजन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए। दूसरा बेटा, ये हेलो एरीन जो होता है ये एरोमेटिक रिंग है, इसे हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं, इसे हम हेलो एरीन भी बोलते हैं, और ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने की वजह से बेटा ये ESR रिएक्शन भी शो करता है। तो ESR रिएक्शन में अगर इसमें आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो ऑर्थो पैरा पर जोड़ना, और अगर आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है तो ऑर्थो पैरा पर जोड़ना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो ऑर्थो पैरा पर जोड़ना। और अगर रेट कंपेयर करना है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां जोड़ेंगे आप, जो है सॉरी अगर रेट कंपेयर करना है तो -I इफेक्ट देख लेना, और प्रोडक्ट बनाना है तो आप जो है +M इफेक्ट देख लेना। मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर दूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में से ESR का रेट किसका ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगा बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन टुवर्ड्स द ESR, ठीक है। बट अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है मतलब ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफाइल का कहां जाएगा, मतलब इस क्लोरोबेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है बेटा तो आप ऑर्थो पे भी जोड़ेंगे, पैरा पर भी जोड़ेंगे। जनरली जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो पैरा पोजीशन पर आकर बनता है। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलो एरीन। तो प्यारे दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज को जिस तरह का आप लोगों का प्यार मिला है, जिस तरह से आप लोगों के मैसेजेस मिले हैं, बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों के लिए मैं कुछ कर पाया। तो बच्चों, लगे रहो, जुड़े रहो, करना है, मरने से पहले करना है, और इसी एग्जाम को क्रैक करना है।
बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर 22 का बैच बता दो, कब से स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, कोई बैच नहीं बताऊंगा अभी आप 21 वालों को तैयारी करने दो। और अगर कोई 21 वाले 22 को टारगेट कर भी रहे हैं तब भी भैया अभी आप तैयारी करो, कोई टारगेट नहीं है, अभी आपका टारगेट ओनली 21 है। और जो 22 में एग्जाम देना चाहते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे इन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा ताकि ये डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, इसीलिए उसके बाद जो है आपको मिल जाएगा कि डीएन ब्रांड जो है कब से अपने बैचेज स्टार्ट कर रहा है। तो बैचेज वगैरह स्टार्ट होते रहेंगे। अभी इस बात का खुशी है कि जो आपको दिया उसमें आपको जबरदस्त मजा आ रहा है बच्चों। तो बच्चों इसी तरह से आपके लिए करते रहेंगे, जीते रहेंगे। जीते हैं मतलब कहते हैं ना कि डीएन कौन है? डीएन वो है जो बच्चों में जीता है और बच्चों के लिए जीता है, मतलब उसके स्टूडेंट में जीता है और उसके स्टूडेंट के लिए जीता है। तो बच्चों आप लोग करते रहिए, जुड़े रहिए और डीएन ब्रांड को इसी तरह से प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।